हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी मास्टर। मैं हूं आपका फ्रेंड जीएस राय। लास्ट लेक्चर के हमने पढ़ा था संविधान सभा के बारे में। उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हमने पढ़ा था कि किस तरह से हमने प्रस्तावना का प्रस्ताव जो संविधान में लिया गया था और किस देश से कौन कौन से संविधान के अंदर टॉपिक लिए गए थे, कौन कौन से प्रावधान किस किस संविधान से लिए गए थे। तो ये सारी चीजें हम लास्ट दो लेक्चर्स में कवर कर चुके हैं। तो ये हमारा नेक्स्ट लेक्चर है। यहाँ पर आज हम पढ़ेंगे भारतीय संविधान की अनुसूचियों के बारे में। तो जब आप कमेंट्स करते हो तो काफी अच्छा लगता है, पॉजिटिव कमेंट करते हो तो बड़ी एनर्जी मिलती है, ताकि आपके लिए जल्द से जल्द नेक्स्ट लेक्चर लेकर आया जाए। क्योंकि जब आप लोग पढ़ते हो और जब हम पढ़ा रहे हैं आपको चीजें समझ में आती हैं तो फिर बहुत मजा आता है, बहुत अच्छा लगता है कि जो मैं समझाना चाह रहा था स्टूडेंट्स को, वो स्टूडेंट्स को समझ में आ रहा है और उनके लिए कुछ फायदा हो रहा है। मैंने लास्ट टाइम भी बताया था कि साथ में क्वेश्चंस की सीरीज चल रही है। क्वेश्चन की सीरीज में यहाँ पर लेक्चर देखा करो पहले, लेक्चर देखने के बाद वहां पर आप क्वेश्चन करके देखा करो। वहां पर क्वेश्चन भी बताया गया, हिंदी और इंग्लिश दोनों में चल रही है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक प्रोवाइड करवा दूंगा मैं आपको, वहां पर आप जाकर जो है लेक्चर देख सकते हो। चलिए शुरू करते हैं लेक्चर को। आज हम पढ़ेंगे भारत संविधान की अनुसूचियां। अभी संविधान के अंदर 12 अनुसूचियां हैं। देखते हैं कौन सी अनुसूची कब जोड़ी गई थी, किस अनुसूची में क्या प्रावधान है, और क्वेश्चन जो है एग्जाम में किस तरह से बनता है, एग्जामिनर कैसे कैसे क्वेश्चन पूछता है। भारतीय संविधान की अनुसूचियां। सबसे पहले है प्रथम अनुसूची। इसमें भारतीय संघ के घटक राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों का उल्लेख है। तो अभी भारत के अंदर 28 राज्य हैं और 9 यूटीज है। संघ शासित क्षेत्र है 9। तो मैं आपको जब नेक्स्ट लेक्चर के अंदर सारा बताएंगे कि कौन कौन से राज्य हैं और कौन कौन सी यहाँ पर यूटीज है, कौन सी यूटी कब फॉर्म की गई थी, सारी चीजें आपको नेक्स्ट लेक्चर में कवर की जाएंगी। तो पहली अनुसूची किसके बारे में है? यह भारतीय संघ और इसके घटक, भारतीय संघ में जो है राज्यों और संघ शासित प्रदेशों का उल्लेख है उसके अंदर। तो पहली अनुसूची राज्यों और यूटी का उल्लेख है पहली अनुसूची में, याद रखेंगे, बिल्कुल सिंपल सी चीज है। दूसरी अनुसूची में किस चीज के बारे में बताया गया है? इसमें भारतीय राज्य व्यवस्था के विभिन्न पदाधिकारियों को प्राप्त होने वाले वेतन, भत्ते और पेंशन आदि का उल्लेख किया गया है। तो भारतीय राज्य व्यवस्था के अंदर जितने भी विभिन्न पद हैं, जो बड़े बड़े पद हैं, उनका यहाँ पर जो है प्रेसिडेंट हो गया, सुप्रीम कोर्ट का जज, या फिर और बड़े बड़े कैग, इन सारी चीजों का जो है प्रावधान है। वेतन, भत्ते और पेंशन, इन लोगों के यहाँ पर वेतन, भत्ते और पेंशन का उल्लेख किस अनुसूची में है? तो वो दूसरी अनुसूची में है। पहली अनुसूची में राज्य और संघ के बारे में यहाँ पर बताया गया है। दूसरी अनुसूची में जो यहाँ पर वेतन, भत्ते और पेंशन के बारे में बताया गया है। तीसरी अनुसूची, इसमें विभिन्न पदाधिकारियों द्वारा पद ग्रहण के समय ली जाने वाली शपथ का उल्लेख है कि जब भी पद ग्रहण करते, जैसे कि प्राइम मिनिस्टर जब पद ग्रहण करता है तो उस समय क्या शपथ लेता है, वो यहाँ पर इसके अंदर इस अनुसूची में बताया गया है। राष्ट्रपति जब शपथ ग्रहण करता है तो क्या शपथ लेता है, उस शपथ के बारे में तीसरी अनुसूची में बताया गया है। चलिए फिर से एक बार ये तीनों को रिकॉल करते हैं ताकि आपको याद होते जाए। पहली अनुसूची राज्य और संघ के बारे में, दूसरी अनुसूची वेतन, भत्ते और पेंशन के बारे, सॉरी, दूसरी अनुसूची वेतन, भत्ते और पेंशन के बारे में। तीसरी अनुसूची यहाँ पर जो है शपथ, शपथ का जो पूरा पद ग्रहण के समय शपथ का उल्लेख है। ये तीन अनुसूचियां हैं। नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर चौथी अनुसूची। इसमें क्या प्रावधान है? इसमें विभिन्न राज्यों तथा संघीय क्षेत्रों की राज्यसभा में प्रतिनिधित्व का विवरण दिया गया है। कैसे? जैसे कि हरियाणा से राज्यसभा को कितनी सीटें मिलेंगी, यूपी में राज्यसभा को कितनी सीटें मिलेंगी, या फिर जैसे दिल्ली से राज्यसभा को कितनी सीटें हैं। तो ये सारी चीजें चौथी अनुसूची में शामिल है। इसमें विभिन्न राज्यों तथा संघीय क्षेत्रों की राज्यसभा में, यहाँ पर याद रखना, राज्यसभा में प्रतिनिधित्व का विवरण दिया गया है। तो ये हमारी चौथी अनुसूची। नेक्स्ट यहाँ पर है पांचवी अनुसूची। इसमें विभिन्न अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजाति के लिए प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उल्लेख किया गया है। जो पांचवी अनुसूची है उसमें अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजाति के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उल्लेख है। सिंपल सी चीज है, सिंपल लाइन लिखी हुई याद हो जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब जो कंफ्यूजिंग फैक्टर है वो है यहाँ पर छठी अनुसूची में। इसमें क्या है कंफ्यूजिंग, देख लीजिए एक बार। इसमें असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में प्रावधान है। एग्जामिनर आपको कहाँ पे कंफ्यूज करता है, वो बताएगा आपको। छठी अनुसूची में निम्नलिखित में से कौन सा सच है?
तो यहाँ पर क्या करेगा, असम, मेघालय और यहाँ पर कोई और स्टेट डाल देगा, यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश कर देगा या फिर मणिपुर कर देगा। आपको क्या याद रखना है, जो छठी अनुसूची में सिर्फ 4 स्टेट्स हैं, कौन कौन सी, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। फिर से पढ़िए, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। इनके जो है जनजातीय क्षेत्र है, इनके प्रशासन के बारे में प्रावधान है। तो ये किस अनुसूची में, छठी अनुसूची में। यहाँ पर जो है अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजाति के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में 5वीं अनुसूची और ये छठी अनुसूची। एक तो दोनों में स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं, पहली चीज। दूसरा, यहाँ पर ये जो 4 स्टेट्स हैं यहाँ पर कंफ्यूजन होती है। तो ये जो चीजें जो जो सॉरी ये 2 चीजें जो मैंने आपको बताई हैं, इन दोनों चीजों को बिल्कुल कंसेप्ट क्लियर कर लो कि इन 2 चीजों में हमने कंफ्यूज नहीं होना। फिर से एक बार चौथी, 5वीं और छठी को पढ़ो। चौथी में राज्यसभा में प्रतिनिधित्व के विवरण, 5वीं में अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजाति के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उल्लेख, छठी अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के बारे में प्रावधान। तो ये हमें 6 याद हो चुकी हैं। 7वीं अनुसूची के बारे में चलते हैं। 7वीं अनुसूची, इसमें क्या है, इसमें केंद्र एवं राज्यों के बीच में शक्तियों का बंटवारा किया गया है। किस तरह से, इसके अंतर्गत 3 सूचियां हैं। तो 3 सूचियां कौन कौन सी, पहली है संघ सूची, दूसरी है राज्य सूची और तीसरी है समवर्ती सूची। तो समवर्ती सूची का कॉन्सेप्ट कहाँ से लिया गया था, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया था। मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था, नहीं याद है या फिर जिन्होंने लास्ट लेक्चर नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया, वहां पे जाके एक बार आप चेक कर लो समवर्ती सूची या फिर ये जो पूरा लेक्चर है, क्योंकि लेक्चर्स एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, कड़ी जोड़ रखी है लेक्चर्स की। तो सारे लेक्चर्स देखा करो, सारे कॉन्सेप्ट भी आपके क्लियर हो जाएंगे। चलिए सबसे पहले बात करते हैं संघ सूची। संघ सूची में क्या है, इस सूची में दिए गए विषय पर केंद्र सरकार कानून बना सकती है। तो जो संघ सूची है, इस पर सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार कानून बना सकती है, सिर्फ और सिर्फ केंद्र, याद रखना। संविधान के लागू होने के समय इसमें 97 विषय थे, वर्तमान में इसमें कितने विषय हैं, 100 विषय। क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाएगा, संघ सूची में संविधान बनने के समय या संविधान लागू होने के समय कितने विषय थे, तो 97। या फिर वर्तमान में संघ सूची में कितने विषय हैं, 100 विषय। संघ सूची में जो संघ सूची में जितने विषय दिए होते हैं उस पर कौन कानून बना सकता है, सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार कानून बना सकती है। अब देखिए संघ सूची में कौन कौन से विषय हैं, जैसे कि रक्षा, विदेशी मामले, मुद्रा, रेलवे, आयुध, परमाणु ऊर्जा, पासपोर्ट, वीजा, राष्ट्रीय राजमार्ग, बंदरगाह, डाक तार, टेलीफोन, डाकघर, जनगणना, निगम कर, समाचार पत्रों के क्रय विक्रय तथा उनके विज्ञापनों पर कर। एक बार इसको फिर से पढ़ लीजिए वीडियो को पॉज करके। क्यों, क्योंकि कई बार एग्जाम में ये पूछ लिया जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा संघ सूची में शामिल नहीं है। तो ये जो शामिल है इसके बारे में पढ़ लो, क्योंकि ये सारी चीजें आप एक बार पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा कि ये सारी चीजें नेशनल इंपॉर्टेंस की चीजें हैं। जैसे रेलवे, आपको पता है रेलवे किसी स्टेट की खुद की रेलवे तो नहीं है, रेलवे तो सेंटर की है। मुद्रा अब ये तो नहीं है कि ठीक है पंजाब में कुछ और चल रहा है, पंजाब में सिक्के चल रहे हैं लेकिन बिहार में कुछ और चल रहा है, तो सब जगह एक ही तरह की मनी चल रही है। मुद्रा यहाँ पर सेंटर का है। विदेशी मामले, सभी का जो है पासपोर्ट एक जगह से रिलीज किया जाता है। रक्षा मंत्रालय, सारी जो भी कहीं से भी हम अटैक होता है, चाहे मणिपुर है, चाहे उत्तराखंड है या यूपी है या बिहार है या फिर पंजाब है, पंजाब में कहाँ से अटैक हो सकता है, पाकिस्तान से, तो भी वो सेंटर टैकल करेगा। अगर चाइना किसी तरफ से अटैक कर रहा है, लद्दाख में कर रहा है या फिर अरुणाचल प्रदेश में कर रहा है, तो भी सेंटर टैकल करेगा। तो ये सारी चीजें, विदेशी मामले, रक्षा, ये सारी संघ सूची के अंदर है। संघ सूची जो सेंटर के द्वारा इसके ऊपर कानून बनाए जाते हैं। टेलीफोन, डाक तार, डाकघर, जनगणना, तो ये सारी चीजें याद रखेंगे आप लोग। दूसरा है राज्य सूची। नाम से ही समझ में आ रहा है राज्य सूची है, तो इस पर कानून कौन बनाएगा, राज्य। इस सूची में दिए गए विषयों पर राज्य सरकार कानून बनाती है। जैसे देखो, राष्ट्रीय हित से संबंधित होने पर केंद्र सरकार भी कानून बना सकती है। तो ऐसा नहीं है राज्य सूची में अगर कोई चीज आ गई तो केंद्र सरकार कानून नहीं बना सकती, लेकिन जो चीजें संघ सूची में है उस पर राज्य सरकार कानून नहीं बना सकती, याद रखेंगे आप लोग। और राज्य सूची में जो चीजें हैं उस पर केंद्र सरकार कानून बना सकती है। संविधान के लागू होने के समय इसके अंतर्गत 66 विषय थे, 66। वर्तमान समय में इसमें कितने विषय हैं, तो इसमें 61, 61 विषय हैं। कौन कौन से विषय हैं, थोड़ा सा एक बार निगाह मार लीजिए यहाँ पर। कानून व्यवस्था, पुलिस, अब आपने देखा होगा
राजस्थान पुलिस, बिहार पुलिस, यूपी पुलिस, महाराष्ट्र पुलिस। तो हर एक राज्य की अपनी पुलिस है, अपनी कानून व्यवस्था है। स्थानीय शासन, एमएलए एमपी, लोक स्वास्थ्य व स्वच्छता, अस्पताल, शव अंतिम क्रिया, कब्रिस्तान, बाजार, मेले, कृषि आय पर कर, भूमि व भवन कर। तो ये कुछ चीजें हैं जो राज्य सूची में शामिल हैं, याद रखेंगे इनको। अगर एक बार में याद ना हो तो इसको दूसरी बार भी आप लोग पढ़ सकते हैं। तीसरी है समवर्ती सूची। चलिए एक क्वेश्चन आपके लिए कमेंट बॉक्स में आंसर करने के लिए यहाँ पर, समवर्ती सूची का प्रावधान किस देश से लिया गया है? डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा वहां पर, अगर आपको याद नहीं होगा तो फिर आप सोचेंगे कि अगर कमेंट बॉक्स में आंसर किया होता या फिर कमेंट बॉक्स पढ़ा होता तो चीजें याद हो जाती। समवर्ती सूची, इस सूची में दिए गए विषयों पर केंद्र एवं राज्य दोनों सरकारें कानून बना सकती हैं, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये है, अगर मान लीजिए कोई एक विषय है उस पर सेंटर ने भी कानून बना दिया, स्टेट ने भी कानून बना दिया, तो फिर कौन सा कानून लागू होगा? तो जो सेंटर कानून बनाएगी वो कानून लागू होगा। जब भी कभी क्लैश हो, कोई ऐसा प्रावधान हो, कोई ऐसा कानून हो जो सेंटर ने बना रखा है और स्टेट ने बना रखा है, तो जो सेंटर का कानून है वही प्रिवेल करेगा, सेंटर का कानून ही मान्य होगा, वही लागू किया जाएगा, स्टेट का कानून यहाँ पर अपने आप खत्म हो जाएगा, याद रखेंगे। संविधान के लागू होने के समय समवर्ती सूची में 47 विषय थे, वर्तमान समय में 52 विषय हैं, यहाँ पर बढ़ गए 5, याद रखेंगे। कौन कौन से विषय हैं? जैसे दंड विधि, विवाह व विवाह विच्छेद, वन। वन यहाँ पर समवर्ती सूची में है, याद रखना। कुछ लोग वन को कौन सी सूची में मान के चलते हैं? संघ सूची में। ये इंपॉर्टेंट है, कंफ्यूजिंग फैक्टर है। शिक्षा समवर्ती सूची में, ये भी कंफ्यूजिंग फैक्टर है। विधि वृत्ति, चिकित्सा वृत्ति, जनसंख्या नियंत्रण एवं परिवार नियोजन, लोग इसको सेंटर में मान के चलते हैं, संघ सूची, लेकिन ये समवर्ती सूची का पार्ट है। संपत्ति का अर्जन एवं अधिग्रहण, जन्म व मृत्यु का पंजीकरण, विद्युत, बाट और माप। तो ये बाट और माप समवर्ती सूची में है, याद रखेंगे। विद्युत भी समवर्ती सूची में है। ये थी हमारी 7वीं सूची, जिसमें कि अगर कोई क्वेश्चन पूछा जाए 3 सूचियों के बारे में किस अनुसूची में बताया गया है, या फिर संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची के बारे में कहाँ प्रावधान है, तो ये हमारी 7वीं अनुसूची में प्रावधान है, याद रखेंगे। 7वीं अनुसूची किस चीज से रिलेटेड है, किस चीज से संबंधित है? तो ये 3 सूचियों से संबंधित है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। नेक्स्ट यहाँ पर है 8वीं अनुसूची। इसमें देखिए, इसमें भारत की 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। स्टार्टिंग में इसमें 14 भाषाएं थी। मूल रूप से 8वीं अनुसूची में 14 भाषाएं थी, यहाँ पर लिखा हुआ है। और देखिए यहाँ पर 1967 में पहले एक भाषा जोड़ी गई, कौन सी? सिंधी। तो सिंधी को कब जोड़ा गया? 1967 में। उसके बाद वर्ष 1992 में, जब हमारी 1991 में इकोनॉमिक पॉलिसी लागू की गई और यूएसएसआर टूटा था। यहाँ पर मैंने लास्ट लेक्चर में पूछा था यूएसएसआर कब टूटा था? 1991 में। तो यहाँ पर 1991 में यूएसएसआर टूटा और यहाँ पर हमारे देश में नई आर्थिक नीति लागू की गई थी, इकोनॉमिक पॉलिसी यहाँ पर लागू की गई थी। यहाँ पर 1 सेकेंड, ये पेन नहीं चल रहा, कुछ गड़बड़ है, चलिए देखते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो 1991 में यूएसएसआर टूट गया, तब 1992 में कौन कौन सी भाषाएं जोड़ी गई? कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। तो ये तीनों भाषाओं को यहाँ पर जोड़ा गया, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। पहले 1967 में सिंधी, फिर 1992 में 3 भाषाएं जोड़ी गई, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। फिर 2003 में डोगरी, बोडो, मैथिली और संथाली, फिर 4 जोड़ी गई। अब मैंने आपको बताया स्टार्टिंग में 14 थी, बाद में 8 जोड़ी गई। तो पहले 1967 में सिंधी, 1992 में 3, कौन कौन सी? कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। और उसके बाद फिर यहाँ पर 4, 2003 में बोडो, मैथाली, संथाली और डोगरी। बिल्कुल इजी है, स्टूडेंट यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि कोई उनको ना ही तो ये डिटेल में पढ़ाता है और ना ही बताता है, फिर उनको पता नहीं चलता। जब एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है तो स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि पता नहीं कब कौन सी चीज जोड़ी होगी। सिंपल यहाँ पर ये 3 से 4 लाइनें मैंने आपको अभी याद करवा दिया है। जो स्टूडेंट ये लेक्चर पूरा देखता है उसको चीजें याद भी रहती हैं।
1967 में सिंधी, उसके बाद 3 1992 में, 1992 में 3 भाषाएं कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली, 2003 में डोगरी, बोडो, मैथिली और संथाली। हो गई ये सारी हमारी कितनी भाषाएं हैं, ये 22। चलिए कौन कौन सी हैं। कई बार एग्जामिनर क्या क्वेश्चन पूछता है यहाँ पर 8वीं अनुसूची से, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है। थोड़ा सा एक बार यहाँ ओवरव्यू ले लीजिए तो आपको याद रहेगा। असमिया, बांग्ला, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, बोडो, मैथिली, संथाली और डोगरी। तो ये 4 2003 में ऐड की गई थी, पता है आपको। उससे पहले 1967 में सिंधी ऐड की गई थी और 1992 में 3 ऐड की गई हैं। कौन कौन सी, कोंकणी, नेपाली और मणिपुरी। ठीक है, हो गई याद ये सारी चीजें। 8 अनुसूचियां हमें याद हो चुकी हैं। नेक्स्ट है हमारी 9वीं अनुसूची। अब एक और कंफ्यूजन रहता है स्टूडेंट्स को, जो महत्वपूर्ण संविधान संशोधन है, कॉन्स्टिट्यूट अमेंडमेंट है। स्टूडेंट क्या करते हैं, उनको लेकर बैठ जाते हैं, रट्टा मारने लग जाते हैं कि कौन सी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कब हुई थी, किसमें क्या प्रावधान है। जब मैं यहाँ पर आपको एक एक चीज डिटेल में बता रहा हूँ तो साथ साथ चीजें याद होती जाएंगी। कैसे, 9वीं अनुसूची है, इसका प्रावधान कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था, ओरिजिनल संविधान में नहीं था। संविधान में यह अनुसूची प्रथम संविधान संशोधन 1951 द्वारा जोड़ी गई। अब यहाँ पर 2-3 क्वेश्चन आपके क्लियर हो जाएंगे। पहला संविधान संशोधन अधिनियम कब किया गया था, 1951 में। 1951 में पहला संविधान संशोधन अधिनियम आया था। अब 9वीं अनुसूची कब जोड़ी गई थी, पहले संविधान संशोधन अधिनियम से, पहली कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से। कब, 1951 में, याद रखेंगे। इसके अंतर्गत राज्य द्वारा संपत्ति के अधिग्रहण की विधियों का उल्लेख किया गया था। इस सूची में 24 अप्रैल 1973 के बाद शामिल सभी विषयों की उच्चतम न्यायालय समीक्षा कर सकता है। पहले क्या था, जो 1951 के बाद जिस चीजों के बारे में सरकार नहीं चाहती थी कि सुप्रीम कोर्ट उस चीज के बारे में पता करे, तो जो न्यायालय समीक्षा करे, तो वो चीजें 9वीं अनुसूची में रख देती थी, ताकि सुप्रीम कोर्ट उस पर कोई अपने वर्डिक्ट ना दे पाए या फिर सुप्रीम कोर्ट उस पर अपना कोई डिसीजन ना दे सके। तो वो सारी चीजें 9वीं अनुसूची में डाल देते थे। लेकिन 1973 के बाद यहाँ पर जो है न्यायालय समीक्षा कर सकता है, जो चीजें 9वीं अनुसूची में शामिल है उस पर भी यहाँ पर समीक्षा की जा सकती है। याद रखेंगे कब जोड़ी गई थी, इसमें यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संविधान संशोधन अधिनियम 1951 पहला कब हुआ था, 1951 में। तो इसको आप नोट डाउन करते जाइए, सारी चीजें आपको लास्ट तक याद हो जाएंगी। और मैं बार बार कहता हूं, जो मैं क्वेश्चन करवा रहा हूं, जो क्वेश्चन सीरीज चल रही है, वो जरूर देखा करो। अगर वो नहीं देखोगे तो फिर थोड़ी सी कंफ्यूजन आपको हो सकती है। क्वेश्चन आपकी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए बनाए जाते हैं। 10वीं अनुसूची, यह संविधान में 52वें संशोधन 1985 द्वारा जोड़ी गई थी। 9वीं, पहली संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 1951 में। 10वीं अनुसूची कब जोड़ी गई थी, 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 द्वारा। इसमें क्या प्रावधान है, इसमें दल बदल से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख है। क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है, दल बदल से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख संविधान की किस अनुसूची में है, तो 10वीं अनुसूची में। ये कब जोड़ी गई थी, ये 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 द्वारा जोड़ी गई थी। नेक्स्ट यहाँ पर है 11वीं अनुसूची। यह अनुसूची संविधान में 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1993 द्वारा जोड़ी गई थी। कब जोड़ी गई थी, 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1993 द्वारा। यहाँ पर 9वीं अनुसूची कब जोड़ी गई थी, पहले संविधान संशोधन द्वारा 1951 में। 10वीं कब जोड़ी गई थी, 52वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 1985 में। 11वीं कब जोड़ी गई थी, तो 73वें संविधान संशोधन द्वारा 1993 में। ये 3 चीजें आपको पहले याद रखनी है। ओरिजिनल संविधान में कितनी सूचियां थी, तो ओरिजिनल संविधान में 8 अनुसूचियां थी, 4 उसके बाद में जोड़ी गई थी। अब कुल 12 अनुसूचियां हैं। ठीक है, 11वीं अनुसूची में क्या प्रावधान है, ये 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ी गई थी 1993 में। इसमें पंचायत से रिलेटेड प्रावधान है। इसमें पंचायती राज संस्थाओं को कार्य करने के लिए 29 विषय प्रदान किए गए थे। क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है, पंचायती राज संस्थाओं को कार्य करने के लिए कितने विषय प्रदान किए गए हैं, 29। यूपीएससी में डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ है, ये याद रखना, ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। 12वीं अनुसूची, यह अनुसूची संविधान में 74वें संवैधानिक संशोधन
1993 द्वारा जोड़ी गई थी। तो 73वां और 74वां 11वीं 12वीं सीधा याद रखेंगे। इसमें शहरी क्षेत्र की स्थानीय स्वशासन संस्थाओं को कार्य करने के लिए 18 विषय दिए गए जो कि नगर पालिका होती हैं। 11वीं अनुसूची में पंचायत से रिलेटेड और 12वीं में नगर पालिका से रिलेटेड जिसको कि स्थानीय स्वशासन संस्थाएं बोलते हैं। इसमें 18 विषय हैं, इसमें 29 विषय हैं। ये 12वीं अनुसूची है 74वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा। फिर से एक बार बता देता हूँ, 9वीं 10वीं 11वीं और 12वीं ये चार अनुसूचियां हैं जो बाद में जोड़ी गई थी। ये पहले संशोधन अधिनियम 1951, ये 52वें अधिनियम 1985 में, ये 73 में और ये 74 में 1993 और 1993। सिंपल सी चीजें हैं, बिल्कुल सिंपल वे में आपको पढ़ाता हूँ, सिंपल वे में समझाता हूँ। डेली एक लेक्चर होता है, डेली देख लिया करो आकर। अगर मान लीजिए आप थोड़ा सा लेट देखने लगे लेक्चर्स को, आज पहली बार ये लेक्चर आप तक पहुंचा है, तो लास्ट लेक्चर का जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पहले लेक्चर्स भी देख लो। वीडियो कैसी लगी मुझे लाइक और शेयर कर देना, लेक्चर कमेंट करके बता देना। कोई सुधार चाहते हो लेक्चर में तो सुधार कर दिया जाएगा। अगर पढ़ने में मजा आ रहा है तो कमेंट करके बता देना। और किसी टॉपिक पर पहले वीडियो चाहते हो कि सर ये टॉपिक हमें पहले करवा दो, या फिर किसी का कोई एग्जाम है, कोई किसी को टॉपिक कंफ्यूजिंग लग रहा है, तो पहले वीडियो आपके कहने पर बना दी जाएगी। कमेंट करके बता देना, पूछ लेना। चलिए, लेक्चर अच्छा लगा लाइक और शेयर कर देना। यहाँ पर पेड स्टडी मटेरियल के लिए इस नंबर पर व्हाट्सएप पे पता कर सकते हो। टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, फ्री पीडीएफ वहाँ पर मिलती हैं। ये हमारा लोगो है, हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया, वहां से जाके ऑफिशियल वेबसाइट विजिट करो, वहां पर आपको बहुत चीजें फ्री ऑफ कॉस्ट भी मिल जाएंगी। चलिए, थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, लाइक एंड शेयर, थैंक यू।